अप्रैल की गर्मी का महीना था। सभी लोग खुले मैदान में बैठकर पौराणिक चीजों पे बातें कर रहे थे। लेकिन सामने एक जगह खाली थी, जैसे किसी का इंतजार हो। दूर मैदान में धीरे धीरे कुत्तों की भी आवाज आ रही थी। क्या बात है गोरखदा, आज भी लेट कर रहे हैं और इस गर्मी में बताओ, हवा भी नहीं चल रहा है। अरे भाई, ऐसा नहीं है, वो आएंगे जरूर। बूढ़ी हड्डियों में भी कम ताकत नहीं है। तू जानता नहीं। हमारी ये बैठकी तो गोरखदा ने ही शुरू करवाई है, नहीं तो दिन भर काम के बाद यहाँ कौन आता। अचानक दूर मैदान की तरफ से कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। सब चुप हो गए और ध्यान से सुनने लगे। धीरे धीरे अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, सिर गमछा से ढका हुआ, सफेद कपड़े, कंधे पर थैला। पैरों की आहट सुनकर सब खुश हुए, लेकिन चेहरा देखते ही सभी थोड़ा हैरान हो गए। अरे आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अरे आप कौन हैं? कौन चाहिए आपको? कहाँ जाना है? आपको देखकर लगता है आप इस गांव में पहली बार आए हैं। आइए बैठिए, लेकिन वो जगह छोड़कर बैठिए। अजनबी ने थैला नीचे रखा और वहीं बैठ गया, ठीक उस जगह जो गोरखदा के लिए खाली रखी गई थी। तीनों उसे ध्यान से देखने लगे। 2 साल से उनकी ये बैठकी चल रही थी, लेकिन आज तक कोई अजनबी यहां नहीं आया था। तो आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं? मेरा नाम? अच्छा, नाम बाद में बताऊंगा, पहले ये बताता हूँ मैं बेलारामपुर से आया हूँ। मैं यहाँ गोरखदा के घर जा रहा हूँ। बस से उतरकर इस मैदान से होकर आ रहा था तो आप सबको देखा कि सब लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए आ गया गोरखदा का पता पूछने। अच्छा, आप गोरखदा के मित्र हैं। अरे हम भी तो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं यहाँ। अरे आपको पहले बताना था ना, हम पता नहीं यहाँ क्या क्या सोच बैठे। इसी समय पीछे एक होटल वाला गुजरा। कुछ पल के लिए जगह रोशन हुई, फिर से अंधेरा छा गया। तो आप लोग यहाँ रोज इसी तरह बैठते हैं? इस अंधेरे में आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लगता? क्यों भाई, अजीब क्यों लगेगा? जरा मुझे भी बताओ। आप बाहर के आदमी हैं, ज्यादा बात मत कीजिए। आप गोरखदा के घर जा रहे हैं ना, तो रुकिए, वो आते ही होंगे, उनके साथ ही चले जाइएगा। अरे रुक जा, आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए। असल में बात थोड़ी अजीब है। आपके इस गोरखदा के बारे में मैंने कुछ बातें सुनी हैं कि उन्होंने कभी किसी का खून किया था, इसलिए हम लोग यहाँ रोज आते हैं पुराने किस्से सुनने के लिए। अजनबी आदमी ने सबके चेहरों को ध्यान से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। क्या कह रहे हैं आप? गोरखदा ने खून किया था? अगर ऐसा है तो उसके साथ काम करने से पहले हमें 2 बार सोचना पड़ेगा। अरे नहीं साहब, अब वो बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन आप हैं कौन? अपना नाम तो बताइए, और आप यहाँ किस लिए आए हैं? हाँ बताता हूँ, मेरा नाम विनय है। मैं पुरानी चीजों का व्यापार करता हूँ। इस बैग में एक मूर्ति का सिर है, ये गोरखदा का ही सामान है, यही देने के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा, समझ गया। लेकिन गोरखदा अभी तक आए क्यों नहीं? वो तो कभी देर नहीं करते थे। रात भी काफी हो गई है। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। सच में गोरखदा के बिना उनकी महफिल अधूरी लग रही थी, और आज इस अजनबी के अचानक आने से सबके मन में शक पैदा हो गया था। अगर आप लोग चाहें तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, फिर कोई मुझे गोरखदा का पता बता देना, मैं चला जाऊंगा। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ठीक है, सुनाइए, कौन सी कहानी सुनाना चाहेंगे? मैं गोरखदा जितना अच्छी कहानी तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। मैंने बहुत जगह काम किया है, बहुत घटनाएं देखी हैं, उनमें से ही मैं एक कहानी सुनाता हूँ। सुनेंगे आप सब? हाँ हाँ सुनाओ। वैसे भी आज गोरखदा नहीं आए हैं। गर्मी की शाम थी। आम दिनों में यहाँ और लोग भी होते हैं, लेकिन आज सिर्फ यही कुछ लोग मौजूद थे। आज से करीब 10 साल पहले की बात है। हमारे शहर में एक मशहूर पुरानी चीजों की दुकान थी।
जहां पुरानी मूर्तियां, तस्वीरें, लैंप और कई एंटीक सामान बेचे जाते थे। लेकिन इन मूर्तियों को बनाने वाले रघुवीर बाबू थे, अपनी समय के प्रसिद्ध कलाकार थे। उनकी मूर्तियों की कीमत तब तक लाखों में पहुंच चुकी थी। लेकिन जो दुकानदार का मालिक था, जगदीश्वर, वो बहुत ही चालाक और लालची था। अपने लाभ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। मेरा काम था अच्छे मूर्तियों को सस्ते दामों में खरीद कर उसे बाजार में अच्छे दाम में बेच देना। इसी के सिलसिले में मैं मिटियापुर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। छोटा सा स्टेशन था, दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें थी। मैं स्टेशन से उतरकर बाहर की तरफ बढ़ा, जहां वैन, रिक्शा और चाय की दुकानें थी। कुछ देर बाद मैं एक वैन में बैठ गया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। बड़े बड़े ताड़ के पेड़ के बीच माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। मिटियापुर अब लगभग सुनसान ही हो चुका था। वैन लगातार चलती जा रही थी, लेकिन मंजिल कब आएगी कुछ पता नहीं था। आखिरकार काफी देर के बाद मैं एक पक्के मकान के बाहर रुक गया। मैं किराया देकर अंदर गया और तभी अंदर से वही आदमी निकल कर आया जिसने मुझे बुलाया था। अरे, आ गए आप। आइए मेरे साथ। मैंने मूर्तियां पास वाले कमरे में रखी हैं। कुछ तो पहले ही टूट चुकी हैं और इतनी कीमत मूर्तियां टूट गई। किस्मत ही खराब है। छह। आपके आने से पहले जगदीश्वर भी यहाँ आए थे। बहुत चालाक आदमी है। मूर्तियां बहुत कम दाम में खरीदना चाहते थे। मैंने मना किया तो बहुत गुस्सा हो गए। जो भी हो, छोड़िए, आइए मेरे साथ। मुझे लगा शायद अब मूर्तियां मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे पीछे कमरे में गया। कमरे में घुसते ही मेरी आंखें चौड़ी रह गई। विशाल विशाल मिट्टी की खूबसूरत मूर्तियां और कई छोटी मूर्तियां भी थी। क्या अद्भुत कारीगरी थी। मैंने मन ही मन कलाकार रघुवीर बाबू को प्रणाम किया। ऐसी कला बिना मां सरस्वती के आशीर्वाद के संभव नहीं है। जो भी हो, हालांकि मैं ज्यादा चीजें नहीं खरीद पाया, बस 3 छोटी मूर्तियां ही ले सका। उन्हें खरीद कर बैग में रख लिया। अच्छा, अब काफी रात हो गई है। अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊंगा? कोई रास्ता है क्या? अरे, ज्यादा दूर नहीं है, सीधे चलते जाइए। लगभग 40 मिनट में स्टेशन पहुंच जाएंगे। वहां से ट्रेन मिल जाएगी। शाम हो चुकी थी। गांव का रास्ता सुनसान था। मैं टॉर्च लेकर स्टेशन की तरफ चलने लगा। गर्मी इतनी थी कि हालत खराब हो रहे थे। मैं चलते चलते सोच रहा था, तभी मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं अचानक रुक गया। पीछे मुड़कर देखा, टॉर्च की रोशनी दूर तक गई, लेकिन कोई भी नहीं था। तभी दोनों तरफ झाड़ियों के पीछे से 2 आदमी निकलकर सामने आ गए। मैं घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया। उनमें से एक के हाथ में बड़ा चाकू था। मैं तभी समझ गया हालात ठीक नहीं है। मैं तुरंत मुड़ा और भागने लगा। लेकिन अचानक किसी चीज से ठोकर लगी और मैं जोर से गिर पड़ा। मेरे हाथ से टॉर्च गिरकर दूर जा गिरा। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा वो आदमी चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ रहे थे। फिर उनमें से एक ने चाकू उठाया और एक ही बार में मेरे सीने में घोंप दिया। ये कहानी सुनकर चारों तरफ जैसे सब कुछ शांत हो गया।
रुको रुको, आप क्या कहना चाहते हैं? आप मारे गए और अब इस गहरी रात में हमारे साथ बैठे हैं? लगता है आपको यकीन नहीं हो रहा है। जैसे ही उस आदमी ने ये कहा, उसकी हंसी अचानक और डरावनी हो गई और तभी उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। वो आदमी हंसते हंसते हवा में तैरने लगा। उसने चादर हटा दी। उसके सीने के बीच एक बड़ा सा गहरा घाव था। चारों दोस्त खड़े हो गए। उनकी आंखें डर से फैल गईं। डर से उनके हाथ पैर कांपने लगे। क्या हुआ तुम सबको? जानते हो उस दिन मुझे किसने मारा था? उसके शरीर से टप टप करके काला खून गिरने लगा। चारों लोग डर के मारे पीछे हट गए। जिस आदमी की कहानी मैं सुना रहा था वो कोई और नहीं, मैं खुद था। और जिसने मुझे मारा था वो था तुम्हारा प्यारा गोरखादा। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। तुम्हारा गोरखादा भाड़े का हत्यारा था। उस दुकान के मालिक जगदीश्वर के कहने पर गोरखादा ने मुझे मार डाला और सारी मूर्तियां मुझसे छीन ली। जगदीश्वर को तो मैंने बहुत पहले ही खत्म कर दिया, लेकिन ये गोरखादा कहीं छुपा बैठा था। आज आखिरकार वो भी मिल गया। जो भी हो, लो अब तुम्हारा गोरखादा भी आ गया। इतना कहकर उसने अपने बैग से कुछ निकाला। चारों की आंखें डर से फैल गईं। वो गोरखदा का कटा हुआ सिर था। उससे ताजा खून टपक रहा था। अब तक सभी अपना डर रोक कर बैठे थे, लेकिन अब उनसे रहा नहीं गया। वो घबराकर उल्टी दिशा में भागने लगे। चारों जान बचाकर भागते रहे। तब तक गांव में सुबह होने लगी थी। उनके मन में बस एक ही बात घूम रही थी। इतने दिनों से वो जिस आदमी के साथ बैठकर कहानियां सुनते थे, वो एक हत्यारा था। सुबह जब चारों गोरखदा के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा गोरखदा का शव घर के आंगन में पड़ा था। चारों दोस्त एक तरफ खड़े थे। उनके मन में बस एक ही बात थी, पुराने पाप आखिरकार सामने आ ही जाते हैं और कभी कभी न्याय करने मृत लोग भी वापस आ जाते हैं। यही खत्म होती है आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जरूर बताइए, क्योंकि अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।